चलिए, तो आज अब अपन अपना अगला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं मनी थ्योरीज। मनी थ्योरीज आपके तीन यूनिट्स हैं। मनी थ्योरी में आप और मैं यूनिट वन में इकोनॉमिक मनी थ्योरीज की बात कर रहे हैं। एंड उसके अंदर ट्रेडिशनल थ्योरीज थी। और उसके बाद सेकेंड यूनिट में आपका मेरा मनी स्टॉक है। और थर्ड यूनिट में आपकी मेरी मॉनेटरी पॉलिसी है। एम आई करेक्ट? हेलो। सो आइए उस पर बात करते हैं। मनी थ्योरीज में आपने समरी चार्ट देखा हुआ है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने एंड में समरी चार्ट बना के दिया हुआ है आपको। सर, सबसे पहली थ्योरी कौन सी थी? फिशर्स की थ्योरी थी। फिशर की थ्योरी। और फिशर की थ्योरी का बेसिक फॉर्मूला क्या था? एम वी इज इक्वल्स टू पी टी। यस और नो? हाँ या ना? सर, एम वी इज इक्वल्स टू पी टी था। और अपन ने बात करी थी कि फिशर की थ्योरी में वो मनी इज नीडेड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस, बराबर। सो एम वी इज इक्वल्स टू पी टी और उसका एक्सटेंडेड वर्जन था एम डैश वी डैश एम वी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल्स टू पी टी। यस और नो? सर, ये प्लस था। आप जना ना आपके समरी में इसको सुधार लेना कहीं गलती से इसको। ये एम वी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल्स टू पी टी है। ठीक है। अब इसी का एक्सटेंडेड वर्जन में उसने क्या करा था? क्रेडिट मनी को इंक्लूड किया था। फर्स्ट वाली जो अप्रोच थी, जिसको हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी बोलते हैं, उसमें एक इंडिविजुअल व्यक्ति कितने पैसे रखेगा ये हाथ में था, या पूरी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट थी? बताइए। इट वॉज फॉर वन पर्सन और फुल इकोनॉमी? गिव मी यस और नो? सर, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसके अंदर किसके लिए चिंता थी? एक पर्सन की होल्डिंग थी या ग्रुप की होल्डिंग थी? पूरे मतलब एक इंडिविजुअल व्यक्ति कितने पैसे रखेगा वो था, या पूरी इकोनॉमी के ट्रांजैक्शंस हो रहे थे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में, फिशर में? बताओ।
सर पूरी इकोनॉमी का, वेरी गुड। अब अपन आ रहे थे नीचे, नियो क्लासिकल थ्योरी जो कि एल्फ्रेड मार्शल, पीगू और रॉबर्टसन और कीन्स ने दी थी, उसमें कैम्ब्रिज थ्योरी को भी, उसको कैम्ब्रिज थ्योरी कहते हैं। अब इसमें आप इकोनॉमी की कैश गिन रहे थे या इंडिविजुअल की, सेकंड वाले में? और सेकंड वाले में अपन गिनते हैं सर इंडिविजुअल की कैश, बराबर। और कैश कैसे लेता है वो, एम डी इज इक्वल्स टू के पी वाई। एम डी इज डिमांड फॉर मनी, के कांस्टेंट एंड पी वाई। तो के कांस्टेंट बोले तो कि हम हमारी एक सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ मनी अपने हाथ में होल्ड करेंगे, और वो कैसे निकलेगी, प्राइस इनटू नॉमिनल इनकम। और वो जो डी था, सॉरी जो के था, वो कैम्ब्रिज कांस्टेंट था। और यहाँ पर मनी डिमांड किसकी थी वैसे मेरे को बताओ, इंडिविजुअल की या इकोनॉमी की? सर इंडिविजुअल की। फटाफट मेरे को बताते चलो आगे, यस नो करते जाएं अपन। सेकंड वाला क्लियर है ना? फिर हम थर्ड पे आए थे सर, कीन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। कीन्स बोलता था पैसे आदमी हाथ में किन चीजों के लिए रखेगा सर, तीन पर्पसेस के लिए, ट्रांजैक्शन अप्रोच, ट्रांजैक्शन पर्पस, आपका प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव, बराबर। तो ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव, यस और नो? अब वो ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेक्युलेटिव लेगा तो उसके अंदर ट्रांजैक्शन मोटिव किस चीज पर डिपेंड करता है सर, आपकी इनकम पर। प्रिकॉशनरी मोटिव किस चीज पर डिपेंड करता है सर, आप कितना ऑप्टिमिस्ट हो, कितना पेसिमिस्ट हो। क्या ये दोनों चीजें इंटरेस्ट रेट से प्रभावित होंगी या ये इंटरेस्ट रेट से प्रभावित नहीं होंगी? ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव बताओ मुझे, होंगी, इंटरेस्ट रेट इंपैक्ट करेगा या नहीं करेगा? सर नहीं करेगा, वेरी गुड। अब स्पेक्युलेटिव मोटिव का पूरा लॉजिक था इंटरेस्ट रेट से सर। इंटरेस्ट रेट के केस में क्या था स्पेक्युलेटिव मोटिव में, सर अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट का काफी अच्छा है तो मैं कैश इन मार्केट में इन्वेस्ट करूं या बॉन्ड्स में रखूं, बताइए। इफ द इंटरेस्ट रेट इज वेरी हाई इन द मार्केट, शुड आई इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स और होल्ड कैश, और शुड इन मार्केट? सर बॉन्ड, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अगर मार्केट रेट कुछ खास नहीं है और बॉन्ड रेट और मार्केट रेट दोनों आसपास हैं तो क्या करूं, बॉन्ड में रखूं, मार्केट में रखूं या होल्ड कैश करूं? वेरी गुड, सो ऑल ऑफ यू नो दिस नाउ, वेरी नाइस। अब इसी चीज को लेकर जब उसने पोस्ट कीन्स डेवलपमेंट की बात करी थी तो उसमें बॉमल और टॉबिन ने 52 और 56 में जाकर उसको इम्प्रोवाइज किया था। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी इन हैंड, इंटरेस्ट बेयरिंग अल्टरनेटिव फाइनेंशियल असेट्स बोला था उसने। क्या बोला था? ट्रांजैक्शन अप्रोच को, जब आप अपने कैश को कन्वर्ट करते हो किसी भी चीज में, जब आप कैश को कन्वर्ट करते हो किसी भी चीज में और जब आपको वो वापस निकल कर आती है तो क्या होता है इन दैट केस सर, इट इन्वॉल्व अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ती है। तो आप क्या करते हो कि सर अगर एक ही बार में ट्रांजैक्शन में बहुत सारा हो जाता है तो आप ब्रोकरेज कम दोगे, ट्रांजैक्शंस कम करोगे, एक ही ट्रांजैक्शन में पूरा कर दोगे। और अगर ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं तो छोटे छोटे अमाउंट के ट्रांजैक्शंस करोगे। कौन सा वाला एग्जांपल दिया था मैंने, बताओ इसके अंदर आप लोगों को, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के लिए, इफ यू कैन। वेरी नाइस करते हुए, उसको याद है, बाकी जने देखूं किसी को याद आता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट के लिए कौन सा एग्जांपल दिया था?
हम्म। हाँ पीयूष, वेरी गुड। अगर जीपे पे चार्जेस कर दिए तो हम एक बार में ही सारा पैसा निकालेंगे, जब तक उसमें चार्जेस नहीं लग रहे हैं। मनी निकालने पर कॉस्ट लगती है, तो कम बार में ज़्यादा निकाल लूंगा। करेक्ट। सो दैट एटीएम वाला एग्जांपल, व्हेन यू विड्रॉ मोर मनी एंड व्हेन यू डोंट विड्रॉ मोर मनी। करेक्ट, वेरी गुड। हम्म। करेक्ट। तो इनकम इज रिसीव्ड होना। अच्छा, हम ये ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट बेयरिंग अल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि कमाते आप एक बार और खर्चा आप ओवर द डेज और ओवर द मंथ्स करते हो। यस और नो? So income is received once, but expenses are spread out. Excess cash over and above the limit of requirement is invested in interest-bearing securities. इसलिए आपको transactions cost को देखना है। फिर इसी में उसने एक और चीज बताई थी, your permanent income is a combination of 5 sources. तो उसने क्या था, speculative demand of money concept with asset price theory. Money demand is derived by permanent income and relative return in assets. Permanent income is present value of all the future incomes. हमने फ्यूचर इनकम कैसे रखी थी कि सर 5 जगह से पैसे कमाते हो आप। फिजिकल एफर्ट, सॉरी फिजिकल वेल्थ, ह्यूमन एफर्ट, कैश, बॉन्ड्स और इक्विटी। ये देखो, तो परमानेंट इनकम कैसे निकली थी? डिस्काउंटिंग रेट इज द एवरेज रिटर्न ऑन मनी, बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। सो टोटल वेल्थ जो थी आपकी मनी डिमांड, वो 4 बातों से प्रभावित हो रही थी। टोटल वेल्थ, प्राइस लेवल, जो इनकम मार्केट में जो महंगाई चल रही है वो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग, आप कितना पैसा अपने हाथ में रख रहे हो वर्सेस मार्केट के रेट क्या चल रहे हैं, और इन्फ्लेशन। हाँ या ना? तो ये कोई नई थ्योरी थी या फिर सिर्फ कीन्स की थ्योरी के इम्प्रोवाइजेशंस थे ये? सर इम्प्रोवाइजेशन है, वेरी गुड। सर डिमांड फॉर मनी एज बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क, अब ये भी अपन देखें तो इसके अंदर ये था कि रिस्क जो हम हैं, आदमी ये बोलता था कि बोले भैया मेरे सामने कैश रखी हुई वो ज़्यादा सर्टेन है, बजाय ये अनसर्टेनिटी की कि मैं बॉन्ड्स में और इक्विटी में पैसा लगाऊं जो रोज ऊंचा नीचा होता रहे। बराबर। तो क्या लिखता है, रिस्क अवॉइडिंग बिहेवियर लीड्स टू लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांड आपके पोर्टफोलियो में बोलते हैं कि कैश का एक कॉम्पोनेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि बोलते हैं मनी इज हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ सर्टेनिटी। तो रिस्क एवर्स मतलब क्या? जो रिस्क अवॉइड करते हैं, विल होल्ड कैश प्लस अदर एसेट्स। इफ इंटरेस्ट रेट इज लो देन मनी इन हैंड विल बी मोर एंड वाइस वर्सा। बोलो मेरे बच्चे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे इसमें इस फर्स्ट यूनिट में एक और चीज अपनी पेंडिंग है, वो भी मैं जरा पूछना चाहता हूँ। डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी की डेफिनेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताओ जरा मुझे। आप लोग चैट में टाइप करो जरा, मनी इज, व्हाट इज मनी?
तो मनी के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, वो क्या क्या थे बताओ जरा. स्टोर ऑफ वैल्यू, वेरी गुड. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, वेरी गुड. सर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट्स, करेक्ट. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी हो गए. एक मिनट में इसके फर्स्ट पेज पे आपको दिखा देता हूँ. ये अपन ने नहीं करा था, मैंने सीधे थ्योरीज कराई आपको. ये है यूनिट ऑफ एक्सचेंज इन द इकोनॉमी, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, बेसिस ऑफ प्राइसिंग मैकेनिज्म, स्टैंडर्ड यूनिट of recording contracts and future liability assets, and store of value with perfect liquidity and reversibility. करेंसी नोट्स, आपकी आप और मैं आज की तारीख में जो करेंसी यूज कर रहे हैं वो रिजर्व सिस्टम पे चल रही है या फियाट करेंसी है, बताओ मुझे को. इज दिस ऑन रिजर्व सिस्टम और फियाट करेंसी? फियाट वर्ड का मतलब क्या है? रिजर्व्स हैं या बेस्ड ऑन द ट्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट है? द ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट, वेरी गुड. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, अब जो करेंसी नोट्स के फीचर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं सर? वो ये वाले होते हैं: जनरली एक्सेप्टेड, ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग, एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल, डिफिकल्ट टू कॉपी, relatively scarce but has elasticity of supply, portable or easily transported, possessing uniformity and divisible into smaller parts in usable quantities or fractions without losing value. यूनिट 1 के एमसीक्यू तुम लोगों ने करे कि नहीं करे स्टडी मटेरियल के, ये बताओ मेरे को पहले. मेरा इंसिस्टेंस बार बार तुम्हारे स्टडी मटेरियल पे है बिकॉज अभी तक सिर्फ 2-3 अटेम्प्ट्स ही हुए हैं, इसलिए ज़्यादा इंसिस्टेंस उनका स्टडी मटेरियल पे रहता है कि आप कॉन्सेप्ट पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए. आई थिंक देर आर ओनली 10 और 15 पर यूनिट इफ आई एम नॉट रॉन्ग.
कर लिए, वेरी गुड। ठीक है, ये हो गई तीनों अप्रोचेस आपकी मेरी। सेकंड वाले में अपन आते हैं, मनी स्टॉक की बात करते हैं। सर मनी स्टॉक इन इंडिया, इसके अंदर मुझे सबसे पहले बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय हाई पावर्ड मनी? बताओ, हाई पावर्ड मनी क्या होता है? हाई पावर्ड मनी इज द मनी इशूड बाय द गवर्नमेंट सर, जो एक्चुअल करेंसी नोट्स होते हैं। तो मनी सप्लाई पूरे इंडिया में जब होता है तो मनी सप्लाई में वो बोलते हैं कि हाई पावर्ड मनी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। पूरी मनी पब्लिक को अवेलेबल होती है या कुछ मनी इंटर बैंक डिपॉजिट्स में होती है? सर कुछ मनी इंटर बैंक डिपॉजिट्स में होती है। तो इंटर बैंक डिपॉजिट्स के पैसे को गिनना है या नहीं गिनना है? नहीं गिनना है। तो मनी अवेलेबल टू पब्लिक कितनी? प्रिंटेड करेंसी माइनस इंटर बैंक डिपॉजिट्स इज इक्वल्स टू मनी अवेलेबल टू पब्लिक। पब्लिक के अंदर हाउस होल्ड आ जाएगा, फर्म्स आ जाएंगी, इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, गवर्नमेंट शामिल नहीं होगा। बराबर। अच्छा, मनी इज अ स्टॉक और अ फ्लो? मनी इज अ स्टॉक और अ फ्लो? सर इट्स अ स्टॉक। अक्षत बाबू आप गलत कर रहे हो। सुहानी ने भी गलत बोला, मिस्टर आसूस ने भी गलत बोला, कशिश ने भी गलत बोला। सामने सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अभिनेश गलत बात है। एट एनी टाइम व्हेन यू कैलकुलेट द मनी, सो मनी इज ऑलवेज इज स्टॉक, कि कहाँ पर कितनी रखी है एज ऑफ नाउ। मनी का फ्लो तो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, वो तो मनी सप्लाई से निकलेगा। बट मनी स्टॉक मतलब मनी एज ऑफ नाउ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट ना। हम्म। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मनी सप्लाई की जिम्मेदारी किसकी? सर दो लोगों की, सेंट्रल बैंक की और दूसरा बैंकिंग सिस्टम की। सेंट्रल बैंक जो पैसे इशू करता है वो कहलाता है हाई पावर्ड मनी, और बैंकिंग सिस्टम में जितना भी बोरोइंग और लेंडिंग होता है उससे क्रिएट होती है क्रेडिट मनी। अगर आप इसी को कनेक्ट करोगे तो एम वी प्लस एम डैश वी डैश इसी से रिलेटेड था ना। एम वी इज हार्ड करेंसी मनी इनटू वेलोसिटी, एम डैश वी डैश इज बैंक मनी इनटू बैंक वेलोसिटी। तो वही चीजें आप बोल रहे हैं, फियाट मनी है जो करेंसी सिस्टम चल रहा है, दे फॉलो अ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब हमने इसमें मॉनेटरी एग्रीगेट्स पढ़े थे, M1 M2 M3 M4, बराबर। तो M1 M2 M3 M4 की जब बात कर रहे हैं तो क्या निकला था उसमें? अब मुझे आप बताओ, M1 मीन्स व्हाट? करेंसी इन हैंड प्लस कासा डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स, यस और नो? M2 में था M1 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। ये पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स बेसिकली पब्लिक डेट का हिस्सा है। ये पब्लिक डेट का हिस्सा आरबीआई के कंट्रोल में होगा या नहीं होगा? और अगर आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है तो किसके कंट्रोल में होगा?
बोलो। बिल्कुल, गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री कंट्रोल करेगी। वेरी गुड। M1 प्लस समथिंग इज M2, M2 प्लस समथिंग इज M3, या ये सही नहीं है? हाँ, M2 प्लस समथिंग इज नॉट M3। करेक्ट। M3 इज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। करेक्ट। M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स इज इक्वल्स टू M3, और M4 इज M3 प्लस पोस्ट ऑफिस जोड़ लो, या M2 प्लस टाइम डिपॉजिट्स जोड़ लो, तो आपको M4 आ जाएगा। करेक्ट। उसके बाद ये पुराना वाला कॉन्सेप्ट था, इसके बाद हमने नया कॉन्सेप्ट लिया था हाथ में, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स। तो न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स में अपन ने क्या करा था, क्लियरली कर दिया कि NM1 NM2 NM3 मिलाकर RBI के कंट्रोल की चीजें, और L1 L2 L3 लिक्विडिटी एग्रीगेट्स हैं। बराबर। तो NM1 इज करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम, अदर डिपॉजिट्स। अब नए वाले में क्या था, NM1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स मैच्योरिंग विद इन 1 ईयर NM2, टाइम डिपॉजिट्स गोइंग बियॉन्ड 1 ईयर NM3। हाँ या ना? तो मतलब 5 साल की FD पहले 4 साल किधर रहेगी बताओ? अगर 5 साल की FD और अभी चल रही है, उसके अगले 4 साल है, आज से बनाई है, तो पहले 4 साल वो किधर रहेगी, NM3 में या NM2 में? सर NM3 में रहेगी। 5वें साल में किधर आ जाएगी? NM2 में आएगी, NM1 में नहीं आएगी। हम्म। अब NM3 के बाद L1 में गया, तो पोस्ट ऑफिस जो उधर पुराने वाले अप्रोच में थे, तो NM3 के बाद L1 जो है वो NM3 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स है। उसके बाद L2 इज L1 प्लस टर्म डिपॉजिट्स विद लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, और NBFC का पैसा L3 में है। NBFC कंपनियों के नाम बताए थे मैंने तुम्हें, बजाज कैपिटल, बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, ये सब कुछ याद आ रहा है कुछ ऐसा? हम्म। हो गया L1 L2 L3। अब इसके बाद एक नीचे तुमको एना श्वार्ट्ज और मिल्टन फ्रेडमैन की, उन्होंने सप्लाई की डेफिनेशन बताई थी। मनी सप्लाई 3 चीजों से प्रभावित होता है। सबसे पहला हाई पावर्ड मनी, उसके बाद दूसरा बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल, और तीसरा टेंडेंसी ऑफ पीपल टू होल्ड कैश। ये इक्वेशन बनाई थी। फिर मैं वापस मनी मल्टीप्लायर पे आऊंगा। ये मनी मल्टीप्लायर 2 मिनट के लिए रोक रहे हैं, नीचे जा रहे हैं अपन। सर ये मनी सप्लाई, मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू सप्लाई ऑफ मनी। तो सर मनी सप्लाई 3 चीजों से प्रभावित होता है। हाई पावर्ड मनी, रेशियो ऑफ रिजर्व टू डिपॉजिट्स, रेशियो ऑफ करेंसी टू डिपॉजिट्स। हाई पावर्ड मनी मींस कौन देगा, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जितनी ज्यादा हाई पावर्ड मनी देगा, मनी सप्लाई उतना कम होगा या बढ़ेगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, बढ़ना चाहिए। हाँ।
अब सवाल दूसरा आता है, रेशियो ऑफ रिजर्व टू डिपॉजिट्स। अब बताना, सेंट्रल बैंक ने अगर एक तरफ से हाई पावर्ड मनी बढ़ाई और दूसरी तरफ से रिजर्व रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इधर से मनी पावर, हाई पावर्ड मनी बढ़ाई और रिजर्व रिक्वायरमेंट कम कर दी, तो सप्लाई कम होगी या बढ़ेगी? वेरी गुड। अच्छा, बैंक्स को जितना रिजर्व रखना रहता है, कमर्शियल बैंक्स को वो उतना ही रखती हैं या जनरली उससे ज्यादा रिजर्व रखती हैं? जनरली। और अगर बैंक की वो टेंडेंसी ज्यादा है, तो मनी क्रिएशन रेट घटाने के बावजूद भी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि रिजर्व रेशियो उन्होंने अपने डिपॉजिट से ज्यादा बना के रखा है। तो देखो, यूजुअली कमर्शियल बैंक्स कीप मोर देन द रिक्वायर्ड रिजर्व एंड हेंस इफ एडिशनल हाई पावर्ड मनी गोज इनटू एक्सेस रिजर्व, देन नो सप्लाई विल इंक्रीज। और वो ज्यादा क्यों रखते हैं? अगर मार्केट की टेंडेंसी, अगर मार्केट के इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छे हैं तो एक्सेस रिजर्व कम रहेंगे, और मार्केट के रिटर्न अच्छे नहीं है तो एक्सेस रिजर्व हाथ में रखे रहेंगे। इसके बाद इधर आता है एक्सपेक्टेड डिपॉजिट आउटफ्लो। सर, एक्सपेक्टेड डिपॉजिट आउटफ्लो। बराबर, ठीक है। अच्छा, अगर लोगों की टेंडेंसी कैश होल्ड करने की हो जाएगी, तो सप्लाई बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बताओ। सप्लाई कम हो जाएगी, और टेंडेंसी टू होल्ड कैश कम होगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। करेक्ट। अब इन सब तीनों चीजों को मिलाकर जोड़ते हैं, किसको? हाई पावर्ड मनी प्लस रेशियो ऑफ रिजर्व प्लस टेंडेंसी ऑफ पब्लिक, मिलाकर आपका सप्लाई ऑफ मनी क्रिएट होता है। अब यहाँ पे आते हैं अपन वर्ड मनी मल्टीप्लायर की तरफ। सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मनी मल्टीप्लायर? वन सेंटेंस में मुझे मनी मल्टीप्लायर का मतलब बता सकते हो? टाइप करके बताओ एग्जैक्टली मतलब क्या है। मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि कितनी? आप लोग लिखो, मैं रुकता हूँ। आप लोग लिखो जरा, मेरे को चैट में लिख के बताओ। मॉनेटरी बेसिस पे मनी की सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होना, चेंज इन मनी सप्लाई डिवाइडेड अपॉन मॉनेटरी बेस। वेरी गुड। हाई पावर्ड मनी इशू करने से कितना मनी सप्लाई में चेंज आया? वेरी गुड। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम 3M यूज करेंगे। एम बी इज मॉनेटरी बेस, मतलब मैंने अगर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्रिंट करा और मार्केट में सप्लाई 5 लाख हो गई, तो मेरा मनी मल्टीप्लायर कितना होगा? 1 लाख रुपए प्रिंट करा और मार्केट में सप्लाई 5 लाख हो गई, तो मनी मल्टीप्लायर कितना है मेरा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। आंसर इज 5।
बराबर। तो सर इसको आप अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये आपका हो गया सेकंड वाला यूनिट कंप्लीट। इस सेकंड वाला यूनिट में एक प्रैक्टिकल है जहां तक मुझे मालूम है, रिजर्व सिस्टम के थ्रू रिजर्व कैलकुलेट करने वाला। एम आई करेक्ट बच्चों? तो वो मेरे को याद दिलाना, कल अपन नेशनल इनकम क्लोज करते से ही जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तो उसमें मेरे को याद दिला देना कि सर वो रिजर्व वाला क्वेश्चन भी करवाना है आपको, एक वो। और कल एक वो जीडीपी डिफ्लेटर वाला भी मैं करवाऊंगा आपको, है ना? याद दिला देना बस मेरे को। क्रेडिट मल्टीप्लायर कौन सा है मेरे भाई? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है नेशनल इनकम में। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, मनी मल्टीप्लायर है। मनी सप्लाई इज ओनली क्रेडिट मल्टीप्लायर की कोई और है क्रेडिट मल्टीप्लायर तन्मय? अच्छा वो क्रेडिट मल्टीप्लायर, वो अरे वो ये रहा वो तो इसमें पीछे है, ये रहा। 1/रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, तो इसका मैंने बोला कहीं और नया निकाल के लाए तुम। ये तो 1/रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो ये रहा। ये तो बहुत सिंपल है। ये उसी लॉजिक पे बेस्ड है कि जितना कम रिजर्व रखोगे उतना ज्यादा तुम्हारी क्रेडिट क्रिएट होगी। दोनों क्वेश्चन करके दिए होंगे, 10% रिजर्व होगा तो 10 टाइम्स होगा, 40% रिजर्व होगा तो 2.5 टाइम्स होगा। ये तो आपके मॉड्यूल में मतलब आपके नोट्स में बना हुआ भी होगा आपके पास। और इसका दूसरा नाम है डिपॉजिट मल्टीप्लायर। मैं वहीं कंफ्यूज हुआ, मैंने डिपॉजिट मल्टीप्लायर है वो, इसलिए मैं सोच रहा था क्रेडिट क्या है ये। ध्यान रखना इसके दो नाम है, डिपॉजिट एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। डन। अब अपन लास्ट वाले पर आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कौन चलाता है भाई, जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। मॉनेटरी पॉलिसी कौन चलाता है? फिस्क मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई? आरबीआई के एक काम है या बहुत सारे काम हैं? सर बहुत सारे हैं। पहला, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, बैंक ऑफ नोट इशू, मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, custodian of foreign currency reserves, advisor to the government of India, short term finance provider to government of India। ये 6-7 नाम है। बैंकर्स बैंक आया। तो मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों इंडिया की फॉरेन करेंसी की वैल्यू को मेंटेन करने का काम किसका है? आरबीआई का या गवर्नमेंट का? आरबीआई का। वेरी गुड। और उसके बाद आरबीआई का है, अच्छा। और प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम किसका है?
सर प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम आरबीआई का, वेरी गुड। आरबीआई इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए चार तरीके अपनाती है: इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, असेट प्राइस चैनल एंड क्वांटम चैनल। अब मुझे आप एक बात बताओ, इंटरेस्ट रेट अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मार्केट में बोरोइंग कम होगी या बढ़ेगी? और इंटरेस्ट रेट कमाऊंगा तो कम हो जाएगी, यस और नो? तो इन सब चीज़ों को साथ में लेके अगर अपन देखें तो ये इंटरेस्ट रेट चैनल का ये फ्लो डायग्राम्स में कहीं किसी में कोई दिक्कत है क्या? बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत सिंप्लीफाइड है। तो इंटरेस्ट रेट चैनल, एक्सचेंज रेट चैनल, क्वांटम चैनल और असेट प्राइस चैनल तक मुझे बताओ। आपको कहीं कोई डाउट हो तो पूछो, बिकॉज मेरे हिसाब से दीज आर वेरी सिंप्लीफाइड एंड वेरी क्लियर। फ्लो समझ में आता है इसका? असेट प्राइस चैनल मुस्कान समझ लो। असेट प्राइस चैनल का मतलब क्या है? जब तुमने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं तो इन्वेस्टमेंट इन असेट्स होता है, ठीक है? अब वो जो इन्वेस्टमेंट इन असेट्स तुमने कर रखे हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स है, पोर्टफोलियो है, या कहीं पे पैसा लगा रखा है, तुम वहां पर देखते हो तो तुम्हारा इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो तुम्हारा को डेट ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगता है, क्योंकि डेट में आपको फायदा है। तो डेट जब ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है तो लोग अपने इक्विटी में से पैसा निकाल के डेट में जाते हैं। जब इक्विटी में से सब जने पैसा निकालेंगे तो इक्विटी की वैल्यू नीचे जाएगी, पोर्टफोलियो नीचे गिरेंगे, आपका ओवरऑल वेल्थ कम होगा, तो आप मार्केट में खर्चा कम करोगे। देखो बेटा पढ़ के असेट प्राइस चैनल। बेटा क्लियर हुआ? ओके। अब मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है कि साहब रिजर्व रेशो, सीआरआर, एसएलआर। तो सीआरआर किसके पास मेंटेन होता है? आरबीआई के पास या बैंक के पास? सर आरबीआई के पास मेंटेन होता है, वेरी गुड। सीआरआर पे कोई इंटरेस्ट मिलता है क्या? सर इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद हर लोन रेट आरबीआई के द्वारा मतलब मार्केट ड्रिवन होता है, या कुछ चीजें एडमिनिस्टर्ड बाय आरबीआई हैं, जैसे एजुकेशन लोन, होम लोन? सर ये आरबीआई रजिस्टर्ड है, बराबर। अब ये डायरेक्ट तरीके होते हैं और अब एक इनडायरेक्ट तरीकों पे आते हैं अपन। तो इनडायरेक्ट तरीकों पे आते हैं तो अपन ने देखा था रेपो, रिवर्स रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड मार्केट बेस्ड डिस्काउंट विंडो। रेपो में कौन किससे लोन लेता है? बैंक आरबीआई से लेता है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोगों का सही जवाब आ रहा है। रिवर्स रेपो में कौन लेगा? आरबीआई बैंक से लेगा। तो अगर मैं रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दूं, मेरे को जवाब देना, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता हूं तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी?
इनवर्स रिलेशनशिप बराबर। तो अब मुझे ओपन मार्केट ऑपरेशंस में एक बात बताओ, बड़े कम होगा ना? हाँ करेक्ट। अच्छा, अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस में अगर मैं बॉन्ड इशू करता हूँ तो क्या होगा? मार्केट लिक्विडिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? और अगर बॉन्ड्स रिडीम करता हूँ तो? हम्म, बढ़ जाएगी, बराबर। ठीक है। तो अब ये कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, कल बच्चे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, सर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो किस रूप में मेंटेन होता है? तो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो आप अपने पास रखते हो कैश, गोल्ड एंड अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज। अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज बोले तो बंधनों से मुक्त, मतलब कहीं पे भी गिरवी रखी हुई नहीं होना चाहिए। और उसमें क्या क्या है? ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड सिक्योरिटीज, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। करेक्ट। अच्छा, एलएएफ में नॉर्मल रेट लगता है या कौन सा रेट लगता है? एलएएफ में रेपो रेट लगता है? यस और नो? एलएएफ में रेपो रेट लगता है कि नहीं लगता? यस। अगर 5.5 से 7 के बीच में बोरोइंग और लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई तो 7 से 7.5 में सेम रेट लगेगा या पीनल इंटरेस्ट रेट लगेगा? पीनल इंटरेस्ट रेट लगेगा, वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से तो ये हो गया भाई, अब इसमें कुछ समझाने को मेरे पास बचा नहीं है। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हो तो पूछ लो भाई, बाकी तो सब डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, आजकल इन्फ्लेशन रेट और उसकी परफॉर्मेंस के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है, आरबीआई जिम्मेदार है या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी, कौन जिम्मेदार है? एमपीसी डिसाइड करेगी। एमपीसी फिक्स रखती है रेट या एक रेंज देती है?
रेंज देती है। उस रेंज को अगर मीट करना है तो उस रेंज के अंदर कितने क्वार्टर तक अगर मीट नहीं होता है तो पॉलिसी फेलियर माना जाएगा। तीन क्वार्टर पूरे 5 साल में या कंटिन्यूस 3 क्वार्टर? सर कंटिन्यूस 3 क्वार्टर, वेरी गुड। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के टोटल मेंबर्स कितने हैं? 5, 6, 7। 6। 3 गवर्नमेंट के और 3 आरबीआई के, बराबर हो गया। ओके, कल एक बार नेशनल इनकम के लिए मिल लेते हैं। अच्छा कुछ, सॉरी, पहले कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तुम लोगों को तो प्लीज पूछो। जो थे वो आज कवर हो गए, ठीक है। एलएएफ में पेनल्टी सिर्फ वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट है बेटा। एलएएफ में पेनल्टी और कुछ नहीं होती, वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट जो लगता है वही है। एग्जाम देने जाने से कॉन्सेप्ट्स तो रिवाइज कर नहीं पाएंगे तो क्विक शॉर्ट में क्या रिवाइज करें? कॉन्सेप्ट क्यों नहीं रिवाइज हो सकते? 15 पेज है तुम्हारे पास, 45 आवर्स हैं एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में। 45 आवर्स में ये रिवाइज नहीं हो सकता क्या, जब मैं 1 घंटे में करा रहा हूँ? अगर तुम देखोगे मैंने 5 यूनिट इन नेशनल इंटरनेशनल रेट के 1.5 घंटे में रिवाइज कराया तुमको, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद कल भी 1.25 घंटे में तुमको मैंने 4 यूनिट पब्लिक फाइनेंस के कराए। आज भी 1-1.25 घंटे के अंदर मैंने इतना करा दिया है। तो अब तो आप पढ़ सकते हो यार, और सारे नोट्स आपके हाथ में हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते कॉन्सेप्ट्स यार? मेरे हिसाब से तो जिस दिन आप पेपर दे के आओगे मैथ्स का उस दिन सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो। नेक्स्ट डे आप बैठ के क्वेश्चंस करते रहो दिन भर। तीसरे दिन आपको पेपर देना है। जैसे आपका शायद पेपर 22 को है ना, तो 20th को तो पहला मैथ्स का पेपर है। तो 20th को जब पेपर दे के आते हो उस दिन पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो। 21st को बैठ के क्वेश्चंस करते रहो, स्टडी मटेरियल पूरा सॉल्व करके जाओ 21st को, पूरा माइक्रो मैक्रो का। और 22 की सुबह मस्त उठ के जाने का और पेपर दे के आने का। ठीक है ना? कल मिलते हैं नेशनल इनकम के लिए। चलो, गॉड ब्लेस यू बेटा।